गुलशन जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आज के दौर में जो प्रॉब्लम्स हमारे साथ जिनमें से हम जूझ रहे हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, जो हेल्थ वाइज हमें एक मतलब अच्छा नहीं लगता है, उसके राइट। मतलब हम कोशिश करते हैं कि आपको एक नॉलेज दिया जाए और उस नाले के माध्यम से आप कम से कम इस चीज का तयन कर सकते हैं, इसका डिसीजन ले सकते हैं कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। राइट। क्योंकि हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, मतलब कहीं भी आप चले जाओ ना, जो भी मेडिकल लाइन का कोई भी इंस्टीट्यूशन है, दुकान है, केमिस्ट के पास देखो इतना रश होता है, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिलती है, बेड्स नहीं मिलते हैं। एक देखो क्या है कि अभी हॉस्पिटल का जो एक इनाग्रेशन होने से पहले जब उसका फाउंडेशन स्टोन रखा जाता है ना, तो दिस इज इन इंडिया के फाउंडेशन स्टोन रखने के बाद ही लोग अपना एक माइंड सेटअप कर लेते हैं कि हम अच्छा जी यहाँ पे बुकिंग करवा लेते हैं। मतलब जस्ट इमेजिन, ये क्या है? राइट। ये एक हमारी परेशानी है, ये एक वजह है हमारी कि हम अपने आप को सेहत बाइस महफूज नहीं रखते। तो करेक्ट। हॉस्पिटल के बढ़ने तक उसकी इनाग्रेशन से पहले ही उसके बेड्स की बुकिंग हो चुकी होती है। तो दिस इज बिल्कुल। इन इंडिया इट हैपन्स, ये ऐसा है, ये मैंने प्रैक्टिकली भी देखा हुआ है। तो अब इसको आप ये कह सकते हैं कि ये पॉपुलेशन एक्सपोजर की वजह से है, या हिंदुस्तान एक मैं कहना तो नहीं चाहता हूं, बट इट इज ग्रेडेड एज ए माल नर्स्ड कंट्री, तो उसकी वजह हो सकती है। या हिंदुस्तान में वायलेशंस ऑफ नॉर्म्स, जो सेहत के प्रति हमारे नॉर्म्स होते हैं उनको हम वायलेट करते हैं, और उसकी वजह से जो रिजल्ट्स आते हैं कि हम आपकी सेहत को ठीक नहीं रख पाते हैं, तो हॉस्पिटल बनने तक हम उसके बेड्स को पूरे का पूरा ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो माय डियर राइट। फ्रेंड्स, शायद ऐसा ही कुछ है इंडिया में, बिकॉज वी आर नॉट हेल्थ अवेयर। हमें हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। तो बिल्कुल। हेल्थ को कैसे ठीक रखा जाता है, कैसे खराब किया जाता है, ये पता हम सबको है। बट जी। देखो, हम क्या करते हैं, हम वही करते हैं जो हमारा मन करता है। वी डोंट डू दैट जो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। सर, सही बात है। देखो, अगर हॉस्पिटल की बात देखी जाए या फिर अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, हम पिछले अगर 10 सालों में देखें तो कितना ज्यादा इसमें एनहांसमेंट हुई है, कितना ज्यादा इसमें अपग्रेडेशन हुई है। नए नए इसमें मशीनरीज आई हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है। एंड इवन ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ है। फॉरेन के लोग भी इंडिया में आ रहे हैं। लेकिन अगर इस चीज को देखा जाए तो अगर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा हो रहा है तो उस हिसाब से तो जो पेशेंट्स हैं या फिर मरीज हैं या फिर आम लोगों की जिंदगी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ उनकी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल इसके अपोजिट हमें रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं कि हेल्थ और भी ज्यादा खराब हो रही है। पेशेंट्स पहले जिस कोई कैटेगरी में हम देख ले डायबिटीज में, तो मान लो कि अगर 10 साल पहले एक डिस्ट्रिक्ट में 200 केस आता था, लेकिन आज वहां पे 1000 से ज्यादा केस आ रहा है। ये सही कह रहे हैं गुलशन जी आप। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में इंफ्रा का कमी है, मेडिकल इंफ्रा की कोई दिक्कत है। अब ये एक बड़ा ज्यादा बड़ा लंबा मसला है, जिसपे अगर डिस्कस करें तो बड़ा एक लंबा आपको टाइम चाहिए, और उस पे किसी भी नतीजे से पहुंचने से पहले हमें हमें पता होना चाहिए कि मतलब ये सिस्टम क्या है, हॉस्पिटल्स का, नर्सिंग होम्स का, जो धड़ाधड़ खुलते जा रहे हैं। और आजकल देखो, जो राइट। बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम, जी। हॉस्पिटल का बिजनेस करना, हॉस्पिटल खोलना, नर्सिंग होम खोलना, इट इज वन अमंगस द मोस्ट बेनिफिशियल फाइनेंशियल बेनिफिट ये बिजनेस है आजकल। अब इसकी वजह क्या है, ये मेरे ख्याल से हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो गुलशन जी, ऐसे है, हॉस्पिटल में जाना ये एक ऐसी बात है कि हम बीमार होते हैं और हॉस्पिटल में जाते हैं। राइट। इसकी बड़ी सारी वजह होती है। किसी को बुखार होता है, किसी को कोई हार्ट कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को
अपना मतलब जो भी जिस्म से ताल्लुक रखती हैं ना चीजें, उन सभी किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझता हुआ बंदा हॉस्पिटल पहुंचता है। तो गुलशन जी, मैं आपकी परमिशन के साथ ये आज का प्रोग्राम का आगाज करना चाहूंगा। तो बात को कंटिन्यूस करते हुए मैं ये कहूंगा कि आजकल गर्मियों का मौसम है। इस गर्मी के मौसम में हर बंदा गर्मी से जूझ रहा है, स्कॉचिंग हीट है, मन नहीं करता है काम करने को, अंदर बैठो, लाइट का मसला है। तो बंदा जो सोचता है कि मैं ऐसी जगह चला जाऊं जहां पे ठंड हो, मतलब हिल स्टेशन पे कहीं ना कहीं चले। हिंदुस्तान में बड़े सारे अच्छे हिल स्टेशन है। अब हिल स्टेशन पे इट इज ओके, बड़ी अच्छी बात है। एक तो तफरी हो जाती है, एक सेहत हो जाती है, बंदा जाके एक नए माहौल में चला जाता है। अब कुछ लोग बदकिस्म ऐसे होते हैं जो हर चीज होते हुए मन भी है, तन भी है, उनके पास पैसा भी है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है, दे कैन अफोर्ड हिल स्टेशन के जो उधर रहने का जो खर्चा है तो उसको भी अफोर्ड कर सकते हैं, बट तब भी वो नहीं जा सकते हैं। उसकी बड़ी सारी वजह होती है, लेकिन उनमें से एक वजह ये होती है कि आज हमारे हिंदुस्तान में लोग अपने टांगों से कुछ लाचार जैसे लगते हैं। उनको मतलब शॉर्टकट में कहूँ तो उनको आर्थराइटिस है। जो आर्थराइटिस जो लोग आर्थराइटिस से सफर कर रहे हैं, आर्थराइटिस कुछ नहीं है, मतलब हमें जोड़ों का, हमारे जो जॉइंट्स है उनकी प्रॉब्लम होती है। तो वो इस जॉइंट्स की प्रॉब्लम के चलते वो हिल स्टेशन को विजिट कर भी ले तो वो घर से बाहर निकलने के लिए उनको बड़ा दुश्वारी हो जाती है, उनको बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो चल नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हिल स्टेशन पे जाना मतलब एक तफरी का सामान नहीं होता, बल्कि उल्टा एक मसला बन जाता है। तो आज हमारे हिंदुस्तान में अगर आर्थराइटिस की मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में ही, पूरी दुनिया की बात नहीं करूंगा, कि 180 मिलियन जो लोग हैं वो सफर कर रहे हैं किससे, अपने जॉइंट्स की पेन की वजह से, आर्थराइटिस की वजह से। तो आर्थराइटिस है क्या? आर्थराइटिस एक टर्म है, एक जनरल टर्म है, मतलब एक नाम दिया गया है एक कंडीशन को। और वो ये कौन सी कंडीशन है? ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे जॉइंट्स और जो उसके टिश्यूज होते हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाती है, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है और बड़ी शिद्दत की पेन होती है। अब जब ऐसा एक संजोग बनता है कि जॉइंट के टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उस पर स्वेलिंग हो जाती है, बड़ी जबरदस्त मतलब शिद्दत की दर्द हो, तो उस चीज को हम कहते हैं आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस की अगर एक मैं गिनती की जाए कि कितने किस्म के होते हैं, तो इसका ये 100 से ज्यादा टाइप्स होती हैं आर्थराइटिस की। अब इनमें से कई ऐसी टाइप्स हैं जो ला इलाज है, तो हम इतनी टाइप्स पे बात नहीं कर सकते हैं। आज हम दो चार जो कॉमन आर्थराइटिस होते हैं उन पे बात करने की एक प्रोग्राम रखा हुआ है हमने। तो जो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस हैं उनमें से सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये रेमोटाइड आर्थराइटिस होता है, एक ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है, उसके बाद गाउट एक आर्थराइटिस होता है, उसके बाद चाइल्डहुड आर्थराइटिस होता है, उसके बाद एक और आर्थराइटिस है जिसका नाम है फाइब्रोमाइअल्जिया। तो हम थोड़ा थोड़ा नॉलेज इन 5 आर्थराइटिस पे लोगों को फराहम करने की कोशिश करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब ये जो रेमोटॉइड आर्थराइटिस है ये क्या होता है, अब इसका वजह क्या है, ये कैसे हो जाता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये ऐसे होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारा जो अपना इम्यून सिस्टम मतलब एक डिफेंस फोर्स जो हमारी बॉडी में है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो क्या, उससे क्या होता है कि समटाइम्स वो जो अपने हेल्दी सेल्स होते हैं जाने अनजाने में उन्हीं पे अटैक कर देता है। तो जब हमारा ही इम्यून सिस्टम मतलब डिफेंस फोर्स अपने ही जो अच्छी फोर्स है, मतलब गुड सेल्स, अच्छे वाले सेल्स या टिश्यूज हैं, उन पे अटैक कर देता है, तो उससे क्या होता है, एक स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो जितनी भी लाइनिंग होती है उधर टिश्यूज की, वो दर्द करना मतलब उसमें बहुत ज्यादा पेन शुरू हो जाता है। जब वो इन्फ्लेमेशन और पेन दोनों मिल जाते हैं तो बंदा
बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाता है। और अक्सर ये तकलीफ जो देखी गई है ये आपके हाथों की जो उंगलियां होती हैं इनमें हो जाती है। उसके बाद जो रिस्ट होता है आपका, गुट जिसको हम कहते हैं, क्लाई जिसको आप कहते हैं, उसमें हो जाता है। या फिर आपके जो नीज होते हैं इनमें इनका बड़ा ज्यादा मतलब डायरेक्ट इफेक्ट नजर आता है हमें। तो इसका एक सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, ये तो ये हो गए जॉइंट्स में इसको तकलीफ इसने देना शुरू कर दी है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो पेन होती है ये बड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है, ये छोटी ड्यूरेशन की पेन नहीं होती है। और इस रेमोटाइड आर्थराइटिस की सबसे बुरी बात यह है कि ये अपने साथ साथ मतलब जो लोग रेमोटाइड आर्थराइटिस के सफरर हैं, जिनको ये तकलीफ है, उनमें दूसरी बीमारियों लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और दूसरी बीमारियां जिनका अगर मैं नाम लूं तो सबसे पहले हमारे लंग्स इसका शिकार होते हैं। लंग्स के बाद हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो इससे डैमेज हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हमें जाग सकती है। और इसी रेमोटाइटिस जो रेमोटाइड आर्थराइटिस है इसका जो असर है ना, ये हमारी आंखों पे भी हो सकता है। तो सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बड़ा ही खतरनाक किस्म की चीज है। हालांकि इससे डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें मैनेज की जा सकती हैं टाइम के हिसाब से। अगर टाइम के हिसाब से इसको मैनेज किया जाए तो देन इट इज नॉट ए प्रॉब्लम। अगर टाइम के हिसाब से इसको टाइमली इसको मैनेज नहीं किया जाता तो देन इट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब जब ये हो जाता है जिसका मैं जिक्र किया, रेमोटाइड आर्थराइटिस जब हो जाता है तो पता कैसे चलेगा कि ये क्या है एग्जैक्ट, इसका इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ेगा। तो इसमें जो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आता है, तो जब किसी को जॉइंट्स में, हाथों में या रिस्ट पे या नीज पे स्वेलिंग होती है, दर्द होता है शिद्दत का, तो वो ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर उसका क्या करता है कि एक फिजिकल एग्जामिनेशन करता है। उसके बाद वो एग्जामिनेशन करने के बाद वो देखता है, वो अपने हिसाब से, बिकॉज ही इज ए डॉक्टर ऑफ आर्थराइटिस, तो वो अपने हिसाब से देखता है। तो फिर वो अगर वो मुनासिब समझे तो उसको एक्सरेज करवाए जाते हैं उस आदमी के। एक्सरेज के बाद जब उसको कोई एक निशानी, वहां पे जो कोई ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं, तो वो कहता है भी आप ऐसा करो, अपने ब्लड सैंपल्स दे दो, तो आप लेबोरेटरी में अपने टेस्ट करवा दो। तो जब ये टेस्ट हो जाते हैं तो इट गेट्स कंफर्म, तब पता चल जाता है कि वाकई ही बंदे को रेमोटाइड आर्थराइटिस हो गया है। तो इस आर्थराइटिस का एक मैं पहलू बता दूं कि अगर जॉइंट को स्वेलिंग होने में, पेन होने में, जो भी जॉइंट्स में नाम ले रहा हूं, अगर फौरी तौर पे उनकी स्वेलिंग को कम ना किया जाए, उनकी पेन को कम ना किया जाए, वो फ्लेयर होने से बचा सके, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये इसका एक प्रभाव होता है जो बड़ा ही खतरनाक होता है, दैट इज डिसेबिलिटी। मतलब वो अंग हमारा डिसेबल हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भैया इसका इलाज फौरी तौर पे करवा दो, इसका लेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसके जो सिम्टम्स होते हैं, क्या होता है, ये पेन होती है, इचिंग होती है, एक से ज्यादा जोड़ों में आपके ये पेन स्टार्ट हो जाती है, आपकी बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है। तो सभी जॉइंट्स, जो भी जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं उसमें टेंडरनेस आ जाती है। और ये नहीं है कि एक ही तरफ होगा, ये एक तरफ भी हो सकता है, बॉडी के एक हिस्से में भी एक तरफ भी हो सकता है, बल्कि दोनों तरफ हो जाता है। और उसी के चलते चलते क्या होता है कि इसमें बंदे का जो है, वो जो सफर है उसका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये सारे सिम्टम्स बनते हैं तो डॉक्टर उसको डायग्नोज कर देता है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम रेमोटाइड आर्थराइटिस। अब इस रेमोटाइड आर्थराइटिस के एक करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो कौन सी इलामतें हैं जिससे RA, इसको हम शॉर्ट, रेमोटाइड आर्थराइटिस को हम शॉर्ट में कहते हैं RA। तो RA का वो कौन सी इलामतें हैं जिससे RA बढ़ सकता है, मतलब किसी भी बंदे में RA की डेवलपमेंट हो सकती है। सबसे पहले एज की बात करें तो वैसे तो ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन उम्र दराज जो लोग होते हैं, जो लोग 50 या 60 की उम्र हो जाती है, उनको इनका बहुत ज्यादा खतरा रहता है, उनको ये हो सकता है। उसके बाद देखा जाता है कि बंदे का जेंडर क्या है,
मेल और फीमेल में एक तनासब है। मेल में ये कम होता है, बल्कि फीमेल्स में जो RA है ये बड़ी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। उसके बाद जो लोग स्मोक सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीने वाले लोगों में इसका होना, इसकी डेवलपमेंट जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। उसके बाद स्मोकर्स, स्मोकिंग से क्या होता है कि अगर आप टाइमली इलाज नहीं ना करवाओ तो ये स्मोकिंग की वजह से बहुत ही वर्स कंडीशन बन जाती है उस बंदे की जिसको इस RA की तकलीफ होती है। अब हम कहते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइव बर्थ। इसका मतलब ये है कि वो औरत जो जिसने कभी बच्चे को जन्म ना दिया हो, जिसने कभी बच्चा पैदा ना किया हो, तो उस फीमेल को RA रेमेटॉइड आर्थराइटिस का होना ज्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, अर्ली लाइफ एक्सपोजर। अर्ली लाइफ एक्सपोजर के मायने ये हो गए कि जो लोग इकोनॉमिकली वीक होते हैं, जिस बच्चे के इकोनॉमिकली पेरेंट्स वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, पैसा नहीं होता है, तो वो अपने अडल्टहुड में उनको ये प्रॉब्लम का अंदेशा रहता है, वो ये बढ़ सकता है। उसके बाद जिस बच्चे की जो कंसेप्शन से पहले या जो फीमेल स्मोकिंग की एडिक्टेड हो, जो फीमेल सिगरेट पीती हो, कंसीव उसका जो बच्चा होगा उस पे चांसेस बन जाते हैं उस बच्चे को कि ये बच्चा RA का शिकार हो सकता है। अब इसके बाद ओबेसिटी, मोटापा तो वैसे ही हर एक प्रॉब्लम की जड़ है, बट आर्थराइटिस के हवाले से मोटापा एक बहुत ही खतरनाक आइटम है। तो ये इसको हो सकता है, जो बंदे ओवरवेट होते हैं उनको ये हो सकता है। ओवरवेट बंदे जो हैं वो प्रोन टू आर्थराइटिस हैं। उसके बाद जेनेटिक्स आप अगर देखें तो जेनेटिक्स के हजार मतलब जीन्स कुछ स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो प्रोन टू रिस्क ऑफ आर्थराइटिस होते हैं, जैसे HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन्स, ये कुछ जीन्स होते हैं जो प्रोन टू RA होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मोटापे वाला बंदा स्मोकर है तो इसको आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा है जो इसके चांसेस को डिक्रीज करता है, वो क्या है? ये है ब्रेस्ट फीडिंग। जिस बच्चे ने अपनी माँ का दूध पिया हुआ है, उस बच्चे को रेमेटॉइड आर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो हुई इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस को मैं नाम लूंगा कि डिसएबिलिटी तो हो ही जाती है। ये होती है कैसे है कि आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी बोन जो स्वेलिंग हो जाती है वो डिफॉर्म भी हो सकती है। अगर उसका सही समय पे आप इलाज नहीं करवा सकते हैं, वो डिफॉर्म बोन जो होती है वो आपके सामने आ जाएगी। मतलब हाथों की जो उंगलियां हैं ये आउटवर्ड या इनवर्ड हो जाएंगी, उंगलियां बेंड हो जाती हैं, ये बाद में सीधी नहीं होती हैं। दिस आई हैव सीन प्रैक्टिकली। उसके बाद क्रोनिक, अगर ये चीज आप टाइमली इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो ये क्रोनिक हो जाता है। अब ट्रीटमेंट के हवाले से देखिए क्या होता है कि हम लोग अगर टांगों में पीड़ होती है या हाथ में दर्द होता है तो हम क्या करते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, तो चलो जी पेन किलर खा लो। बिकॉज पेन किलर तो आपने खाया, टेम्पररी रिलीफ तो आपने लिया, लेकिन जो उसकी रूट काज था ना आर्थराइटिस का, जो प्रॉब्लम का रूट काज होता है, उसको आपने हल नहीं किया। आपने उसको खाली पेन को दबाया है। तो उस पेन को दबाने के बाद जो एक रिजल्ट सामने आता है, तो वो क्या होता है कि ये प्रॉब्लम जो होती है वो क्रोनिक हो जाती है। और क्रोनिक होने के बाद इसके दूसरे असरात जो होते हैं वो बड़े ही डेंजरस होते हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इसको डायबिटीज हो सकती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमें अगर आर्थराइटिस के चांसेस को कम कर रहे हैं या इसे नहीं होना है तो हमें सिगरेट नहीं पीना चाहिए। और सिगरेट ना पीने से अगर हमारी बॉडी सही रहती है तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कोई नुकसान का सौदा नहीं है। तो सर, जैसे आपने बताया था कि एक और तरह का आर्थराइटिस जिसे हम बोलते हैं
ओस्टियोआर्थराइटिस एक दूसरी तरह का आर्थराइटिस, एक नया जहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस। ये एक ऐसी कैटेगरी है सर जहाँ पे हमारी बॉडी के ऊपर हम ओवरलोड करते हैं अपनी बॉडी को, या हम सिंपल भाषा में इसको देखें तो हम अपनी बॉडी की एफिशिएंसी से ज्यादा उसको वेयर एंड टियर में डाल देते हैं। जैसे आजकल की युवा पीढ़ी जो है जिम में जाती है, बहुत ज्यादा वेट उठाती है, तो अपनी एफिशिएंसी से ज्यादा अगर वो वेट उठाएंगे तो उनकी जॉइंट्स में प्रॉब्लम होगी, उनकी कार्टिलेज ब्रेक होगी, और इस आर्थराइटिस को डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज भी बोला गया है, या फिर हम इसे बोलते हैं वियर एंड टियर आर्थराइटिस। स्टार्टिंग में थोड़ी सी इंजरी हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, ये डिजीज का नाम ले लेती है, हम प्रोन हो जाते हैं, हम मतलब डॉक्टर हमें डायग्नोज कर लेता है कि हमें एक नाम दे देता है कि भाई आपको एक कैटेगरी का आर्थराइटिस हो गया है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के ज्यादातर हमारी जो कलाइयां होती हैं या हिप्स होती हैं या नीज होते हैं, ये जो मेन जॉइंट्स होते हैं, वर्किंग जॉइंट्स, ये इफेक्ट होते हैं, क्योंकि जहां पे जितना ज्यादा लोड पड़ेगा कार्टिलेज ब्रेक होगी, टिश्यू ब्रेक होगा, ज्वाइनिंग टिश्यू जो हमारे जोड़ों के साथ में जो भी टिश्यूज रहते हैं जो जोड़ को मजबूत करते हैं, उसको ताकत प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे इंजरी होगी। आहिस्ता आहिस्ता वो इंजरी क्या होगी, उसको उस जोड़ को हर्ट करना स्टार्ट हो जाएगी, जो बोन होगी वो भी डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं ना, हड्डियों के बीच में जो गूदा रहता है, अगर वो खराब हो जाए तो हड्डियां घिसने लगती हैं, हड्डियां वहां पे डिफॉर्म होने लगती हैं, हड्डियों से हड्डी टकराएगी तो दर्द होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें रिस्क फैक्टर ये रहता है कि सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है, इसके जो कारण जो है, सबसे पहले तो ये है कि हम अपनी बॉडी को उसकी क्षमता से ज्यादा यूज करते हैं या उससे ज्यादा काम लेने की कोशिश करते हैं। दूसरा इसमें रिस्क फैक्टर ये है एज। तो जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है वैसे वैसे उसकी बॉडी की जो क्षमता है वो कम होती है, बिकॉज जैसे जैसे हम बुजुर्ग होना स्टार्ट हो जाते हैं, हम 60 अबव जाते हैं, 50 60 70 अबव, तो हमारी बॉडी इतना लोड नहीं वेयर कर सकती, वेयर एंड टेयर नहीं कर सकती। तो वहां पे अगर कोई हमें इंजरी हो जाती है ऐसे जोड़ों में या जो भी हमारे वर्किंग जॉइंट्स हैं, तो हम कहीं ना कहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस के शिकार हो सकते हैं। इसमें मेनली लेडीज जो होती हैं वो ज्यादातर इसके प्रोन होती हैं, तो लेडीज को ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का ज्यादा इसमें खतरा रहता है। ओबेसिटी सर एक मेन रीजन है, बिकॉज ओबेसिटी के कारण तो एक तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के ऊपर ओवरवेट होता है, सारा ओवरवेट जो होगा, एक्स्ट्रा वेट हमारी बॉडी के ऊपर जो होगा, वो हमारी मेन जो बॉडी के जॉइंट्स होते हैं उसमें असर डालते हैं, उस पर वजन डालेंगे, उसकी वजह से हमारा क्या होता है कि जोड़ों पे तो प्रेशर पड़ता ही है, लेकिन मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है कि हम जो खाते हैं उसमें उसका डाइजेस्ट करने में, उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरी बॉडी में जो होंगे वो ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। इसी के साथ जेनेटिक्स का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। जिस फैमिली में बुजुर्ग जैसे हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो इस तरह का आर्थराइटिस फेस कर रहे हैं या हो गया है, तो अगर आपको भी कुछ, जैसे आप मान लो कि नॉर्मल वेट से आपका वेट ज्यादा है या फिर आपको भी छोटी मोटी ऐसी प्रॉब्लम, जॉइंट की प्रॉब्लम होती है, तो शायद आपको भी ओस्टियोआर्थराइटिस फेस करने को मिल सकता है, बशर्ते अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान ना रखें तो। इसी के साथ जिन लोगों को मेनली हाथों में प्रॉब्लम रहती है, मतलब जैसे हमारी कलाइयों में अक्सर पेन रहता है, हम ज्यादातर वर्क करते हैं तो मेनली कई बार क्या हो जाता है कि हाथ में इंजरी हो जाती है, जोड़ों, हाथ की कलाई में कहीं पेन होना स्टार्ट हो जाती है, तो जिनको अक्सर कलाइयों की पेन रहती है तो नीज में उनको भी
बहुत जल्दी ही प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। तो इस चीज के भी बड़ा ध्यान रखना है। अगर रेस की बात देखी जाए सर, ह्यूमन रेस की, तो ये देखा गया है कि एशियन लोग जो हैं, एशियन, हम एशियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, तो एशियन जो लोग हैं इनको ऑस्ट्रो आर्थराइटिस बड़ा कम फेस करने को देखने को मिला है मेडिकल स्टडीज में। ओके गुलशन जी, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी है। बड़ी अच्छा ओस्टो आर्थराइटिस को आपने बहुत खूबसूरती से बताया है। तो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया है कॉटलिस का, तो मैं सिर्फ इसकी तशरीह करूंगा। कॉटलिस आजकल जो हमारे अपने जो देसी भाषा है ना, जो हम लोग समझते हैं उसको, अक्सर कॉटलिस जब कहते हैं तो लोगों को समझ नहीं आती है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई आपकी जो ग्रीस है ना वो खत्म हो गई, आपके घुटनों में जो ग्रीस थी वो खत्म हो गया, दैट्स व्हाई इट इज पेनिंग। उसके बाद ये कुछ लोग कहते हैं ये लिगामेंट होता है। तो कॉटलिस क्या हो गया? कॉटलिस ग्रीस या लिगामेंट, ये क्या चीज होती है कि दोनों जो आपके घुटने की जो हड्डियां होती हैं उन दोनों के बीच उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, उसकी मूवमेंट के लिए एक बड़ा ही, मतलब एक हड्डी नहीं होती है, एक मांस जैसा होता है बड़ा हार्ड, उसको हम कहते हैं कॉटलिस ग्रीस या लिगामेंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे गुलशन जी ने बताया आपको कि वो ब्रेक हो जाता है, वो ब्रेक उसका मतलब वो टूट जाता है। तो टूटता कैसे है कि जब आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा आप काम करते हो, कैपेसिटी से ज्यादा चलते हो, चलते फिरते हो, क्योंकि वो रेगुलर मूवमेंट होती रहती है, उससे उसकी घिसाई वीर एंड टीयर जिसका इन्होंने जिक्र किया तो वो होती है। उसके साथ साथ देखो जी, आप क्या होता है समटाइम्स जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जब आम हम लोग होते हैं कि किसी ऊंची जगह से जंप कर देते हैं, तो जंप अगर किसी हार्ड सरफेस पे होता है तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका वेट जब उस पर गिरता है तो वो पूरे का पूरा जो इम्पैक्ट होता है ना, उसका रिएक्शन वो पूरी की जो उसको काउंटर करता है, उस वेट को काउंटर करता है कि आपके पांव जब जमीन पे लगते हैं तो उस अगर जमीन हार्ड है, अगर तो कोई गद्दा है, जब कोई और सॉफ्ट जगह है, तो उतना इम्पैक्ट आपके कॉटलिस ग्रीस या लिगामेंट में नहीं पड़ेगा। अगर किसी हार्ड सरफेस पे आप जंप कर रहे हो तो देर आर फुल चांसेस कि वो आपका जो टिश्यू है, जो कॉटलिस है, उसमें ब्रेकेज आएगी। वो हो सकता है उस समय आपको तकलीफ ना हो, बट जो उसका टिश्यू का जो एक जख्म, जो इंजरी होगी है ना, हो सकता है थोड़े अरसे के बाद वो जागे और वो शक्ल इख्तियार कर ले ऑस्टियो आर्थराइटिस की। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो तीसरी बात जो मैं जनाब से जिक्र कर रहा था लोगों से, वो जो आर्थराइटिस होता है तीसरा, दैट इज गाउट। गाउट इट इज वेरी फैमिलियर, मेरे ख्याल से लगभग सभी लोगों को पता होता है कि गाउट क्या होता है। गाउट होता है कि हमारे पाँव के, मतलब पाँव के जो बिग, खाली पाँव में नहीं, जॉइंट्स में ही होती है तकलीफ, होता ये भी आर्थराइटिस है, लेकिन इसकी तकलीफ की जो नोयत होती है उसको मैं जिक्र कर रहा हूँ आपके सामने, कि जो आपका टो हुआ है, अंगूठा जिसको हम कहते हैं, जो टो होता है उसके जो जॉइंट होता है पाँव के छत्ते के साथ, वो जकदम से उसकी स्वेलिंग हो जाती है, उस पर रेडनेस आ जाती है और इतनी सीवियर पेन होती है कि आप पूछो मत। अब सवाल ये उठता है कि हाउ इट हैपेंस, ये होता कैसे है? इसको आप एक लफ्ज है जिसको बोलते हैं हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया मीन्स के आपका जो बॉडी है वो यूरिक एसिड जो आपके अंदर होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा कर रही है। जब वो यूरिक एसिड आपके जॉइंट्स के अंदर बैठ जाता है इन द शेप ऑफ क्रिस्टल्स, तो उसी को गाउट कहते हैं। वही स्वेलिंग करता है, वही पेन करता है, तो इट इज वेरी सीवियर पेन। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी को गाउट कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारे जॉइंट पे और बहुत ज्यादा पेन होती है। ठीक है जी। अब इसके बाद ये देखो, ये वजह क्या होती है हम कि हमारे अंदर ये मैक्सिमम क्यों पैदा हो जाता है, हाइपर यूरिसीमिया क्यों हो जाता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि हमारे जो खान पान का एक तरीका होता है ना, उसमें जब कोई एक जगदम चेंज आती है, जब वो एक्सेसिव हमारी एक प्रैक्टिस बन जाती है किसी पर्टिकुलर खुराक को खाने के लिए, तो ये चीज सामने आती है। जैसे कि आप कोरियन फूड्स खाते हैं, कोरियन फूड्स होगी आप मीट, रेड मीट, बीफ, बेकन या ऑर्गन मीट, सी फूड, बियर, तब ये चीज बड़ी शिद्दत से आगे आती है।
इसी को बोलते हैं। तो सिम्टम्स मैंने जनाब से बात कर दी है कि ये पेनफुल होता है, बहुत इंटेंस पेन होती है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, और उस लोकेशन से ऐसे लगता है जैसे गर्मी, बहुत ज्यादा तेज हीट निकलती होती है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं और ये एक गाउट है। अब सवाल ये उठता था कि गाउट तो हो गया, प्रॉब्लम तो होगी है, अब इसके चांसेस, वो क्या चीजें हैं जिससे इनकी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला ये चांस है सर कि इट हैपन्स इन मेल्स में बहुत फ्रीक्वेंटली होती है। आपका मर्द होना ही एक सिम्टम है कि आपको ये गाउट हो सकता है। उसके बाद अगर मोटापा है, मोटापे का देखो क्या होता है कि जब कोई मोटा आदमी आपके सामने आता है, हम कहते हैं कि भाई बड़े खाते पीते घर का है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इट्स नाइस टू लुक एट दैट ऑब्वियस, उस मोटे ताजे बंदे को देखना अच्छा तो लगता है, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, बट उसकी जो मोटापी, जो ओबेसिटी है ना, इट समटाइम्स कम्स अ प्रॉब्लम फॉर हिम। उसके लिए एक वजह बन जाती है कि वो बीमार हो जाएगा। जैसे ये मैं बात कर रहा हूँ गाउट, उसको गाउट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हेल्थ कंडीशंस होती हैं कुछ, हमारे हार्ट में तकलीफ होना, हाइपरटेंशन होना, इंसुलिन का रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलिन नहीं बनना, या शुगर, इंसुलिन जब हमारे एग्जिस्ट कर जाती है तो जनाब हमें शुगर हो जाती है। हमारा जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है वो बदल जाता है। मतलब वो क्या है, मतलब हमारा जो खाने पीने की वजह से हमारे अंदर जो तब्दीलियां आती हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। इसकी बात अभी हम थोड़ी देर के बाद कर देंगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम की। उसके बाद बंदे को डायबिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद पुअर, जब किसी बंदे के, मतलब उसके बाद क्या, उसकी जो किडनी है ना वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाती जितना उसको करना चाहिए, क्योंकि किडनी का गाउट के साथ ताल्लुक बनता है। तो गाउट है तो किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज हम मेडिसिन जो लेते हैं तो दैट कैन अफेक्ट योर किडनीज। अच्छा, उसके बाद जो मेडिसिन हम खाते हैं तो मेडिसिन क्या करती हैं, तो सिंपली प्रॉब्लम को जड़ से नहीं निकालते हैं। वो जैसे मैंने हाइपर यूरिसीमिया, उसको कम नहीं करते हैं, बट उसको सिंपली दबाते हैं उसको, जो पानी। अच्छा, उसके बाद शौक है, आजकल रिवाज है अल्कोहल का। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो लोग अल्कोहल को पसंद करते हैं वो भी प्रोन होते हैं, उनको भी चांसेस होते हैं कि उनको गाउट हो जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर अल्कोहल वाले आदमी को अगर गाउट होता है तो उसको इमीडिएटली अल्कोहल का सेवन बंद कर देना चाहिए, बिकॉज ये इस कंडीशन को और भी ज्यादा वर्स कर देता है। उसके अच्छा, तो गाउट को जो ट्रीट करना है, मेडिकल जो उसका ट्रीटमेंट होता है, तो वो क्या है, वही होता है कि सबसे पहले आपने गाउट जो स्वेलिंग होती है या दर्द होती है, वो आपने पेन किलर, आपको मेडिकल जो डॉक्टर्स होते हैं तो वो आपको देते हैं पिल्स, जो आपकी पेन कम करते हैं, वो आपकी स्वेलिंग कम करते हैं। उसके बाद जो कुछ पिल्स होते हैं कि वो आपका जो इसका फ्लेयर होता है, उसको बार बार उगना, बार बार जागना, इस ट्रीटमेंट को उसको कम कर देते हैं, वो पिल्स देते हैं। उसके बाद नॉन स्टेरॉइडल जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं उनका सेवन दिया जाता है आपको। तो डॉक्टर मतलब इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसकी जो प्रिवेंशन कि ये ना हो, तो वो आपने वो आपके हाथ तक, आपके हाथ में क्या है कि आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि जिन चीजों से ये पैदा होता है, जैसे मैंने ऊपर नाम लिया कि आप पुरीन्स फूड्स जो होती हैं, मतलब रेड मीट हो गया, ये बीफ हो गया, या सी फूड्स हो गए, या ऑर्गन मीट हो गया, इसका सेवन कम कर दो। तो अक्सर ये देखा गया है, जो गोल्ड वाले जो पेशेंट्स हैं, डॉक्टर्स उनको कहते हैं तो कोई भी मतलब लेस प्रोटीन वाला सामान आप खाएं, छिलके वाली दालें ना खाएं आप। उसके बाद आप ये जो अल्कोहल होता है इसका सेवन मत करो। उसके बाद एक और चीज होती है, जो पूरी फूड्स होती है हमारे, वो हमारी क्या करती है, एक टॉफी स्टोन्स होते हैं। टॉफी स्टोन्स होते हैं जो बिकॉज ऑफ किडनी प्रॉब्लम की वजह से, मतलब किडनी की जब प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती है तो वो टॉफी स्टोन्स बनते हैं। वो स्टोन्स बड़े हार्ड होते हैं, वो बिकॉज ऑफ यूरिक, जब यूरिया की
बहुतात आपके बॉडी में हो जाती है। जब यूरिक एसिड का बढ़ना बहुत तेजी से आपके अंदर हो जाता है तो दैट कॉजेज योर स्टोन फॉर्मेशन, जिसको आप कहते हैं टोटल स्टोन्स। और ये बड़े ही मतलब डेंजरस होते हैं, ये अच्छे नहीं होते हैं, कुल मिला के यूं कह सकते हैं आप। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट गाउट। तो गाउट से परहेज करें, गाउट से आप अपने आप को बचाएं। इट इज वेरी इजी, अगर नहीं बचाते हैं तो इससे टफ काम ही कोई नहीं है सर। देन आफ्टर दैट सर, आपने गाउट की बात की। गाउट के बाद में आपने एक और नाम लिया था जिसका नाम था चाइल्डहुड आर्थराइटिस। तो सर, चाइल्डहुड आर्थराइटिस को अगर डॉक्टर्स जब इसको डायग्नोज करते हैं या उसको टर्म्स में देखते हैं अपनी मेडिकल टर्म्स में, तो वो बताते हैं कि जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। और ये काफी एक डैमेजिंग आर्थराइटिस है एक छोटे बच्चे के लिए, क्योंकि छोटा सा बच्चा अपनी पेन को या अपनी तकलीफ को बता नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो अभी ना तो बोल सकता है ना उस चीज को भी अच्छी तरह से समझ सकता है। तो काफी डैमेजिंग होता है ये आइडियोपैथिक जुवेनाइल आइडियोपैथिक आर्थराइटिस, जहाँ पे बच्चे को चलने में तकलीफ होती है, वॉकिंग में तकलीफ होती है, उसकी मूवमेंट में तकलीफ होती है, एंड इवन ये आर्थराइटिस उसको लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज भी कर सकता है। अगर उसको कहीं भी किसी भी जोड़ में प्रॉब्लम है तो वो उसको परमानेंटली डैमेज भी कर सकता है। तो सर, अगर जो स्टडीज हैं, जो मेडिकल स्टडीज हैं, उनमें ये देखा गया है कि इसका एग्जैक्ट कारण तो पता नहीं चल सका अभी मेडिकल साइंस को, लेकिन हाँ, इम्यून सिस्टम जो होता है बच्चे का, रोग प्रतिरोध क्षमता जो होती है बच्चे की, वो कहीं ना कहीं प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही होती है, जिसकी वजह से बच्चा ये चाइल्डहुड आर्थराइटिस का शिकार हो जाता है। तो उसको ज्यादातर क्या होता है, चलने में प्रॉब्लम आती है, उसकी जॉइंट में जोड़ों में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, रेडनेस आ सकती है, दर्द हो सकती है। तो डॉक्टर्स ज्यादातर क्या करते हैं, उसको डायग्नोज करने के लिए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एक्सरेज करेंगे, लैब टेस्ट्स होते हैं बच्चे के, लैब टेस्ट होते हैं जिसमें ब्लड टेस्ट वगैरह, स्टूल टेस्ट वगैरह, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो इसमें भी अगर सिम्टम्स देखा जाए, अगर कोई बच्चा है, अगर कोई बच्चा उसमें चलने में तकलीफ लगती है, जैसे कोई बच्चे को आप चलाने की कोशिश करते हैं तो वो चल नहीं पाता, कोशिश करता है लेकिन चल नहीं पाता, उसके जोड़ों में स्वेलिंग है, बच्चे को फीवर हो जाता है, या बच्चे को भूख नहीं लगती, उसके जोड़ जो है उसमें स्टिफनेस आ गई है, अकड़न आ गई है, और रैशेस होने लगे हैं बच्चे को, तो ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं, या फिर बच्चे को थकावट हो गई है, जब बहुत जल्दी थक जाता है, तो ये सारे के सारे सिम्टम हो सकते हैं हमारे बच्चे के चाइल्डहुड आर्थराइटिस के। गुलशन जी, ओके, आपने ठीक कहा कि चाइल्डहुड आर्थराइटिस जो है वो, इसमें एक चीज देखने वाली ये है कि जो बच्चा होता है उसको पता नहीं होता, वो कम सिन होता है, उसको पता नहीं है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, वो बता नहीं सकता कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। तो उसके लिए एहतियात ये जरूरी होती है कि अगर उसको चाइल्डहुड आर्थराइटिस हो गया है तो उसको जब दिखाना है, इसको वो किसी बिल्कुल ठीक आपकी अप्रोच होनी चाहिए वैसे बंदे के साथ जो डॉक्टर बिल्कुल उसी चीज का इलाज को, जो स्पेशलाइज्ड होता है। बिकॉज छोटे बच्चे को हम पोलियो से भी रिलेट कर सकते हैं, अगर उसका कोई अंग नहीं चलता है तो हम कहते हैं कि उसको पोलियो की प्रॉब्लम है, तो पोलियो ड्रॉप्स देते हैं। और दूसरी तरफ हो सकता है उसको ये चाइल्डहुड आर्थराइटिस हो। तो दिस इज वेरी डेलिकेट प्रॉब्लम कि आप बच्चे को जो अगर चाइल्ड मतलब जिसको आप दिखाते हैं वो डॉक्टर जो होना चाहिए उसको पता होना चाहिए, रेमाटोलॉजिस्ट होना चाहिए, वो उसके साथ साथ पेडियाट्रिक भी होना चाहिए, पेडियाट्रिक रेमाटोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, तभी बात बनती है। ऐसे ये केस खराब हो सकता है, इसके कुछ मतलब वैसे रिजल्ट्स आ सकते हैं जो नहीं आने चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद जो हमने जिक्र किया था आर्थराइटिस का, हम आज बात कर रहे हैं, जो थोड़े से आपको बता रहे हैं। उसके बाद आता है एक और आर्थराइटिस होता है जिसको हम कहते हैं फाइब्रोमाइअल्जिया। फाइब्रोमाइअल्जिया
तो ये एक ऐसा आर्थराइटिस है कि इस आर्थराइटिस से, वैसे तो ये बड़ा मेरे लिए तो बड़ा एक नया सा नाम है कि 2% जो अडल्ट्स हैं हमारे इंडिया में जो 2% अडल्ट्स हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस फाइब्रोमाइअल्जिया। अब ये क्या है, इसका इलाज नहीं है अभी तक। इसका इलाज, ये इसका कारण क्या है ये पता नहीं चल चुका है। इसका कोई पता नहीं कि ये कैसे होता है, लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, वो पूरे जिस्म में मतलब एक तकलीफ जैसी होती है। आपको सोने में पूरे जिस्म में तकलीफ होती है, आपको फटीग जैसा रहता है, थकावट जैसी रहती है, कुछ करने को मन नहीं करता है। आप सोने में अपने आप को दिक्कत महसूस करते हैं, प्रॉपर नींद नहीं होते, आप इमोशनली बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, आप एक मेंटल डिस्ट्रेस, मतलब आप हर चीज को ना नेगेटिविटी से देखना शुरू कर देते हैं, आप मतलब एक अनस्टेबिलिटी आपकी सोच में हो जाती है। उसके बाद दर्द के प्रति आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। अगर हल्की सी भी दर्द हो तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। अब काज जो है इसका वो पहले मैं बता चुका हूं कि फाइब्रोमाइअल्जिया का अभी तक ये नहीं पता चला कि होता कैसे है। अब इसका जो डायग्नोसिस है वो तो जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं रेमेटोलॉजिस्ट, वो ही इसको अच्छे बेहतर तरीके से जान सकते हैं। ये आम डॉक्टर की बात नहीं बनेगी यहाँ पे। तो सबसे पहले वो पेशेंट की हिस्ट्री देखेगा कि पेशेंट का हिस्ट्री क्या है, इसमें ऐसे कोई इसके कोई पुराना मतलब कंप्लीट स्टडी करेगा उसकी आदतों पे, उसके खान पान पे, तब जाके वो एक रिजल्ट पे पहुंचेगा। उसके बाद वो फिजिकल एग्जामिनेशन भी होगा, देन ही विल गो फॉर एक्सरेज, उसके बाद लेबोरेटरी के टेस्ट भी होंगे। अब फाइब्रोमाइअल्जिया ये कैसे ट्रीट होता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि उसकी कर लिया मेडिकेशन करवा लें। मेडिकेशन किससे करवानी है आपको, वो होना चाहिए बिल्कुल ही एक्सपर्ट स्पेशलाइज्ड रियोमेटोलॉजिस्ट, तभी उसको आप दिखा सकते हैं। तो वो जो मेडिसिन आपको देगा उसी के एतबार पे इसका इलाज चलेगा। जी सर बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि जैसे आपको आर्थराइटिस हो गया है, जॉइंट की प्रॉब्लम हो गई है, तो आप अपने आप को एक रेमेटोलॉजिस्ट के पास ले जाएं, वही आपको सही सलाह देंगे, वही आपको सही से डायग्नोज कर पाएंगे और ट्रीट भी आपको अच्छे से कर पाएंगे, वो ट्रीटमेंट अच्छा देंगे। और दूसरी बात, जैसे आपने पहले बताया कि जब बच्चे की बात आ जाएगी, जब बच्चा हमारा आर्थराइटिस का पेशेंट हो गया है या बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस बच्चे को आम डॉक्टर के पास ना ले जाएं, बल्कि पीडियाट्रिक रिमेटोलॉजिस्ट के पास ले जाएं, क्योंकि वही लोग, वही डॉक्टर, वही स्पेशलिस्ट होते हैं बच्चों के, वो बच्चों के जॉइंट मूवमेंट या बॉडी फंक्शनिंग के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। गुलशन जी ठीक कहा आपने। अब देखिए एक चीज और है सर, आर्थराइटिस जो है प्रॉब्लम तो है, अगर हम काफी साल पीछे चले जाएं तो आपका देखें और आज देखें तो जमीन आसमान का फर्क है कि आज लोग इससे बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। अब ये वजह क्या है, इसका वजह ये हो सकता है कि जो आजकल का हमारा जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल के ऊपर बात करने में मैं आई विल नॉट हेजिटेट कि जो हमारी हवा है, लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ, जो आपकी हवा है वो पोल्यूटेड है, उसमें बहुत सारे फ्री रेडिकल्स, ये लेड्स, स्मोक, सब कुछ है। खान पान जो है वो आपका सारा मैन्यूर्स पे डिपेंड है, पेस्टिसाइड्स पे डिपेंड है, इंसेक्टिसाइड्स पे डिपेंड है। जो आपका पानी है, पानी में आप देख लीजिए कि कितनी ज्यादा कंटामिनेशन है, वही पानी को हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपने फल देख लिए, ये केमिकलाइज्ड हैं, इनको पकाने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो सब्जियां हैं वो भी, उनको भी इंजेक्शन दिए जाते हैं। गाय से या भैंस से दूध जो मार्केट में आता है वो भी इंजेक्शन की वजह से आता है। तो ये सारा जो सामान हम खाते हैं, ये जो हम फीड करते हैं टू गेट मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल्स, तो दैट इज ऑल केमिकलाइज्ड, वो एक आर्टिफिशियल वे से आता है हमारे पास। तो उसका जो असर होता है हमारी बॉडी पे होता है। ये आर्थराइटिस जो होता है ये भी
उसी की एक कंट्रीब्यूशन है। वी कैन एट्रीब्यूट ऑल दिस टॉक्सिन्स जो हम खाते हैं, प्रदूषण, खान पान जो भी हमारा है, जो उसी की वजह से आते हैं। और रिजल्ट ये निकलता है कि आज किसी भी एज में हमारे जो नीज है, हमारी जो बॉडी है, इट इज सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो आर्थराइटिस में सबसे पहले बार बार मैं ये कह भी रहा हूँ और फिर से दोहराता हूँ कि जो इमीडिएट आपको एक्शन लेना चाहिए वो ये होता है कि आप इससे पहले कि ये शिद्दत अख्तियार कर जाए, आपका आर्थराइटिस क्रोनिक हो जाए, ऐसे ही टाल मटोल करते करते इसको प्रॉपर जो डॉक्टर होता है उसके पास जाए, रेमेटोलॉजिस्ट जो होता है उससे आप अपना इलाज करवाएं। वो आपको मेडिसिन देगा, इसकी जो स्वेलिंग होती है, इसको जो दर्द होती है वो कम हो जाए, इससे पहले कि आपकी बोन्स में डिफॉर्मेशन हो जाए, हड्डियां खराब हो जाए, कहीं और रुख मतलब किसी और डिफॉर्म हो जाए, उससे पहले इसको आप इन चीजों का डॉक्टर मेडिकेशन कर लें। अब उसके बाद डियर फ्रेंड्स, बहुत सारा काम जो बाकी बचता है आपको अपने आप को ठीक करने, वो आपके अपने हाथ में है। वो कैसे है कि आपने लाइफ मैनेजमेंट एक करनी है, अपनी लाइफ की एक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनानी है। उस स्ट्रेटेजी के तहत आपने अपने आप को डालना है। तो वो स्ट्रेटेजीज दे आर वेरी कॉमन, वो कुछ नहीं है। उसमें क्या है, अपना जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करो। अब ये मैं नहीं कह सकता हूं कि आप शुद्ध भोजन खाओ, शुद्ध हवा लो, कहां से लोगे आप, क्योंकि वो जो भी चीज है वो तो अवेलेबल हमें जो मार्केट में खाना तो हमने वही है। बट इसके साथ साथ जो आपकी तरफ से कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप प्रॉपर टाइम पे उठ के अपने वॉक करें, मॉर्निंग वॉक पे निकलें, वहां पे योगा करें, एरोबिक एक्सरसाइजेस करें, कोई ऐसी एक्सरसाइजेस करें कि जिससे आपका मसल स्ट्रेंथन हो। तो पेशेंट जो होते हैं, जो खासकर जो सफरर हैं, उनको आप जो कम्युनिटी कुछ कम्युनिटी बेस पे जो कुछ तंजीमें बनी होती हैं उनमें रखें, उनको काउंसलिंग करवाएं, उनको कहें कि वहाँ पे कोई क्लासेस लगवाएं, इनकी इसके मतलब समझाएं, उनको कन्विंस करें कि भाई मतलब आपने अपनी हौसला है जो बुलंद रखना है, इसको मतलब अपने आप को कमजोर नहीं समझना है या डर नहीं जाओ आपको मतलब उनको हौसला देना है। उसके बाद जो टेक्निक्स होती हैं, जैसे योगा होता है, मालिशें होती हैं, उसके बाद अपनी सोने की जो हैबिट्स होती हैं, मतलब आपने कुल मिलाकर एक बहुत ही ज्यादा अच्छा लाइफस्टाइल, एक वर्किंग, एक लाइफस्टाइल अपने आप को देखते हुए, अपनी बीमारी को देखते हुए, अपनी खुशहाली को देखते हुए अपने लिए आपने टाइम जरूर निकालना है। ये काम जो करोगे आप, अपनी जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है जो आपकी, ये आपके अपने लिए है, ये आपके अपने द्वारा है। और ये एक सबक होगा पूरे माशरे के लिए कि वो अगर आपने बीमारियों से, ये तो ऐसा जैसा वातावरण चल रहा है तो इंदेशा है लगने का, बट इनसे छुटकारा भी पाना है। तो उसके लिए माय डियर फ्रेंड्स, मेडिकेशन तो मैंने आपको जैसा आर्थराइटिस के हवाले से बात कर रहा हूँ, लेकिन जो सेल्फ मैनेजमेंट होती है ना, सेल्फ मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स होती हैं उनको अपनाना मत भूलिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का जो एक हमारा ये सेशन था आर्थराइटिस के ऊपर वो मुकम्मल होता है। मैं सभी सुनने वालों का तहे दिल से मशकूर हूँ, खासकर मिस्टर विक्रम सिंह जी का जो काफी अरसे से मैं देख रहा हूँ वो सुन रहे हैं हमें। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। हैव ए नाइस टाइम, कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी विद योर न्यू लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।